कितना अजीब आईना है ये। इस पर इतनी धूल है कि इसमें मेरा चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसे अपने कपड़े से साफ कर देती हूँ, शायद ये किसी काम तो आ जाए। वृंदा जैसे ही अपने कपड़े से आईने की धूल हटाती है, आईने के अंदर एक चेहरा उभरने लगता है। वो इंसान की भाषा में बात करने लगता है। तुम्हारा स्वागत है वृंदा। अचानक आईने का रंग बिल्कुल काला पड़ गया। उसमें से एक बहुत भारी आवाज आती है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है महाराज। ये लड़की आपकी बेटी नहीं है। ये आपके मंत्री विशाख की रची हुई एक साजिश है जो आपकी गद्दी हड़पना चाहता है। ये कांच का टुकड़ा सरासर झूठ बोल रहा है। मैं अभी इसे अपनी तलवार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। चित्रांगद राज्य में पिछले 15 सालों से कोई उत्सव नहीं मनाया गया था। यहाँ के राजा भद्रसेन की इकलौती बेटी बचपन में ही कहीं खो गई थी। पूरे राज्य में उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। महल के एक बहुत पुराने और बंद कमरे में एक विशाल आईना रखा हुआ था। राज्य में ये बात मानी जाती थी कि वो आईना सिर्फ उसी इंसान से बात करता है जिसके खून में चित्रांगद राज्य की सच्चाई और निस्वार्थ भावना हो। समय के साथ राजा की उम्मीद टूटती जा रही थी। विशाख, मेरा शरीर अब बूढ़ा हो चुका है और मेरी आंखों की रोशनी भी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। मुझे हर पल ये डर सताता है कि मेरी मौत के बाद मेरे इस विशाल राज्य का क्या होगा। मेरी बेटी अगर आज यहाँ होती तो मैं उसे राजगद्दी सौंपकर शांति से इस दुनिया से चला जाता। महाराज, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। मैंने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमारी बहुत जल्द हमारे बीच होंगी। आप बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। राज्य की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हारे होते हुए मुझे राज्य की कोई चिंता नहीं विशाख, लेकिन वो जादुई आईना मेरी बेटी का इंतजार कर रहा है। जब तक उस आईने के सामने चित्रांगद का असली खून नहीं जाता, तब तक हमारे राज्य पर एक खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना ही होगा। विशाख राजा भद्रसेन के सामने भले ही बहुत मीठी बातें करता था, लेकिन असल में उसके मन में पूरे राज्य को हड़पने का बहुत बड़ा लालच था। राजा से मिलने के बाद वो महल के बाहर अपनी एक गुप्त जगह पर जाता था, जहां उसका खास सिपाही भैरव उसका इंतजार कर रहा था। मंत्री जी, मैंने आपके कहे अनुसार एक लड़की का इंतजाम कर लिया है। वो लड़की बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा आपने मुझे बताया था। हम उसे कल सुबह महल में राजकुमारी बनाकर पेश करेंगे। बहुत बढ़िया भैरव। राजा भद्रसेन अब बहुत कमजोर हो चुके हैं और अपनी बेटी के वियोग में वो किसी भी लड़की को अपनी खोई हुई संतान मान लेंगे। बस एक बार राजा उस लड़की को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दें, उसके बाद मैं पूरे राज्य पर राज करूंगा, राज। और वो लड़की सिर्फ मेरी कठपुतली बनकर रहेगी। लेकिन मंत्री जी, आप उस बंद कमरे वाले जादुई आईने को कैसे भूल सकते हैं? राजा तो अपनी परंपरा के अनुसार उस लड़की को आईने के सामने जरूर ले जाएंगे। अगर आईने ने महाराज को सच बता दिया तो हम दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तुम बहुत घबराते हो भैरव। उस पुराने आईने को तो मैं आज रात ही खत्म कर दूंगा। एक साधारण पत्थर से उस पुराने कांच को तोड़ने में मुझे कितनी ही देर लगेगी। आईना ही नहीं रहेगा तो सच कौन बताएगा। तुम बस कल दरबार की तैयारी करो। उसी रात महल की एक साधारण सेविका सुलोचना अपनी बेटी वृंदा के साथ महल के पिछले हिस्से की सफाई कर रही थी। वृंदा को सुलोचना ने 15 साल पहले नदी के किनारे से उठाया था और पाल पोस कर बड़ा किया। सफाई करते करते वृंदा गलती से उस बंद कमरे तक पहुंच गई जहां वो आईना रखा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वृंदा बेटी, उस कमरे की तरफ बिल्कुल मत जाना। वो कमरा सालों से बंद है और महाराज का आदेश है कि वहां जाना सख्त मना है। तो बस ये बाहर की दलान साफ कर दे
मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ, मुझे काम है। जी माँ, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सुलोचना वहाँ से चली गई। वृंदा बाहर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि कमरे के अंदर से कोई उसे बुला रहा है। वृंदा से रुका नहीं गया और वो धीरे से दरवाजा ढकेल कर अंदर चली गई। सामने एक बहुत बड़ा आईना रखा हुआ था जिस पर बहुत धूल जमी थी। कितना अजीब आईना है ये, इस पर इतनी धूल है कि इसमें मेरा चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसे अपने कपड़े से साफ कर देती हूँ, शायद ये किसी काम तो आ जाए। वृंदा जैसे ही अपने कपड़े से आईने की धूल हटाती है, आईने के अंदर एक चेहरा उभरने लगता है। वो इंसान की भाषा में बात करने लगता है। तुम्हारा स्वागत है वृंदा। मैं बहुत सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे इस धूल से आजाद कर दिया। हे भगवान, ये आईना बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मेरे दिमाग में कोई भ्रम पैदा हो गया है? तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं चित्रांगद राज्य का सच हूँ। मैं सिर्फ उसी से बात कर सकता हूँ जिसका दिल इस राज्य की मिट्टी से जुड़ा हुआ हो और जिसके खून में सच्चाई हो। तुम कोई साधारण सेविका नहीं हो। आप ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? मैं तो सुलोचना की बेटी हूँ ना। हम तो बस इस महल में बरसों से काम करते हैं। मेरा किसी राज परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सच वो नहीं होता जो हमेशा हमारी आंखों को दिखाई देता है। तुम्हारा असली सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। बस कल सुबह जब परीक्षा का समय आए तो सच का साथ मत छोड़ना और निडर रहना। अगली सुबह विशाख अपने सिपाही भैरव के साथ लड़की को लेकर राज दरबार में पहुंचता है। उस लड़की को राजकुमारी के कीमती कपड़े पहनाए गए थे। राजा भद्रसेन उसे देखकर अपनी गद्दी से उठ जाते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं। महाराज, आपकी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। आपकी खोई हुई बेटी आज लौट आई है। हमने इसे बहुत दूर के एक इलाके से ढूंढ निकाला है। इसके गले में बिल्कुल वही निशान है जो राजकुमारी के गले में बचपन से था। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। विशाख, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख दिया है। मैं आज ही अपनी बेटी का राज्य अभिषेक करूंगा और इसे इस राज्य की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारे राज्य का एक बहुत पुराना नियम है। गद्दी पर बैठने से पहले हर उत्तराधिकारी को उस बंद कमरे वाले जादुई आईने के सामने जाना होता है। क्या हम इस परंपरा को निभाएंगे? तुम कैसी बातें कर रहे हो भैरव? महाराज, वो आईना बहुत पुराना हो चुका है। कल रात किसी ने उसे पत्थर मारकर तोड़ भी दिया है। अब हमें उस टूटे हुए कांच की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे राज्याभिषेक कर सकते हैं। नहीं विशाख, चित्रांगद की परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी। अगर वो आईना टूट भी गया है तो भी हम उसके सामने जाएंगे। ये मेरे पूर्वजों का नियम था। सभी लोग मेरे साथ उस कमरे की तरफ चलिए। राजा भद्रसेन, विशाख, वो छोटी लड़की और महल के सारे लोग उस बंद कमरे में पहुंचते हैं। वृंदा और सुलोचना भी महल के बाकी लोगों के साथ एक कोने में खड़े थे। विशाख मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि आईना तो उसने रात को ही तोड़ दिया था, इसलिए अब उसका सच कोई नहीं बता पाएगा। अरे विशाख, तुमने तो कहा था कि आईना टूट गया है। ये तो बिल्कुल सही सलामत है। इसमें तो एक दरार भी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? महाराज, वो मुझे शायद कल रात देखने में कोई भूल हो गई होगी। कमरे में बहुत अंधेरा था ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा। कोई बात नहीं बेटी, तुम आगे बढ़ो और इस आईने के सामने खड़ी हो जाओ। अगर तुम्हारे अंदर सच में मेरा खून है और तुम इस राज्य की उत्तराधिकारी हो तो यह आईना तुम्हें अपना लेगा। वो छोटी लड़की घबराते हुए आईना के सामने खड़ी होती है। अचानक आईने का रंग बिल्कुल काला पड़ गया। उसमें से एक बहुत भारी आवाज आती है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है महाराज। ये लड़की आपकी बेटी नहीं है।
ये आपके मंत्री विशाख की रची हुई एक साजिश है जो आपकी गद्दी हड़पना चाहता है। ये कांच का टुकड़ा सरासर झूठ बोल रहा है। मैं अभी इसे अपनी तलवार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। विशाख गुस्से में अपनी तलवार निकालकर आईने पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वृंदा भीड़ से निकलकर भागती हुई आईने के सामने आ जाती है। विशाख को अचानक अपने कदम रोकने पड़ते हैं। रुक जाइए मंत्री जी, आप इस आईने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये आईना इस राज्य का रक्षक है और सच बोल रहा है वो। तुम कौन हो बेटी, और तुम अपनी जान को खतरे में डालकर इस आईने के सामने क्यों आ गई? महाराज, यही आपकी खोई हुई बेटी है। 15 साल पहले इसी लालची मंत्री विशाख ने इसे मारने का आदेश दिया था, लेकिन एक गरीब सेविका ने इसकी जान बचा ली। इसके दिल में कोई लालच नहीं है, इसलिए मैं कल रात सिर्फ इसी से बात कर सका। यही चित्रांगद की असली राजकुमारी है। महाराज, ये जादुई आईना बिल्कुल सच कह रहा है। मुझे ये बच्ची 15 साल पहले नदी के किनारे एक टोकरी में मिली थी। मैंने डर के मारे ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मेरी असली बेटी वृंदा, वृंदा, तुमने आज इस पूरे राज्य को एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया। सिपाहियों, इस गद्दार विशाख और इसके साथी भैरव को तुरंत बंदी बना लो और काल कोठरी में डाल दो इन दोनों को। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे मन में गद्दी का लालच आ गया था। मुझे मत मारिए, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूँ। सिपाही विशाख और भैरव को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। राजा भद्रसेन आंखों में खुशी के आंसू लिए वृंदा को गले लगा लेते हैं। सुलोचना को भी महल में एक खास और सम्मानजनक जगह दी जाती है। उस दिन के बाद से चित्रांगद राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। वृंदा ने साबित कर दिया था कि असली इंसान की पहचान उसके कपड़ों या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके सच्चे दिल से होती है।